ओके नाउ प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। प्रीवियस क्लास का एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अब ये डिस्कशन हो चुके हैं प्रीवियस क्लास में, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। हमने रिस्पॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, रैंप रिस्पॉन्स क्या होता है, टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होते हैं, फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। अगेन हमने डिस्कस किया था कि टाइप एंड ऑर्डर क्या होते हैं सिस्टम के और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसको हमने किया। उसके बाद लास्ट में हमने एक समरी दिया था कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। मीन्स हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम होगा, उसके इनपुट में डिफरेंट सिग्नल अप्लाई करेंगे और सिस्टम का इधर ऑर्डर 1 होगा, ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर 3 हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर। और जैसा इनपुट होगा, जैसे इम्पल्स सिग्नल इनपुट होगा तो इम्पल्स से रिस्पॉन्स कहेंगे। मैंने कहा था इसी वीडियो में कि रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, आपको रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या रखना है। रिस्पॉन्स मीन्स आउटपुट, रिस्पॉन्स मीन्स आउटपुट। एग्जाम में नहीं लिखना है बट आपको माइंड में ये रखना है कि रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट होता है। इम्पल्स मतलब जो भी इनपुट में, मैंने इनपुट में क्या दिया, इम्पल्स सिग्नल दिया। इनपुट में यहाँ पे क्या दिया, स्टेप सिग्नल दिया। यहाँ पे इनपुट में क्या दिया, रैंप सिग्नल दिया। राइट, उस तरह से हमने रिमेंबर करने को आपको कहा था इसको, ताकि नेम से आपको क्लियर हो जाए। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट क्लास में क्या करना है कि हमारे पास टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां मैंने ऑर्डर और टाइप के बारे में डिस्कस किया था कि ऑर्डर क्या होते हैं और टाइप क्या होते हैं। क्लियर। तो आप वहां पे देख सकते हैं, यहाँ भी उसका मैं थोड़ा सा रिविजन कर दूंगा। तो पहले हमारे पास एक सिस्टम है, लाइक फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो पहले हम कंट्रोल सिस्टम तो डिजाइन कर लें। राइट, ये मेरा कंट्रोल सिस्टम हुआ, थोड़ा ड्राइंग प्रॉब्लम है ना। एस टी मेरा क्या होगा, राइट 1 सेकेंड, ये मेरा एस होगा, मेरे पास क्या हुआ, एस टी हुआ। अब मैंने कहा था फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शुड बी 1। और मैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम है मेरे पास, यूनिटी फीडबैक सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे एच एस की वैल्यू क्या 1 है। और बाय डिफॉल्ट जब भी आपको मेंशन ना हो कि यूनिटी फीडबैक सिर्फ टर्म बोला जाए, तो आपको ये क्या एज्यूम करना है कि निगेटिव फीडबैक सिस्टम है, ये आपको एज्यूम हो जाना चाहिए। ये मेरे पास क्या हुआ, वाई एस इज द इनपुट और आर एस इज, सॉरी वाई एस इज द आउटपुट, आर एस इज द इनपुट। ये लाप्लास डोमेन में यूज कर रहा हूँ, तो एस डोमेन है क्योंकि वहाँ पे 1/s। तो एच एस अगर मैं पूछूं आपको जीएस की वैल्यू क्या, तो आपको होगा जीएस इज इक्वल टू 1/st और एच एस की वैल्यू क्या हुआ। एच एस और जीएस मैंने कैसे डिटरमिन किया, आप इसको देखिए इस फिगर में। जो फॉरवर्ड पाथ में होगा उसको क्या कहते हैं, जीएस। जो बैकवर्ड पाथ में होता है उसको कहते हैं एच एस। इसी को कहते हैं फीडबैक। राइट, तो यहाँ पे यूनिटी फीडबैक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो एच एस की वैल्यू क्या होगी, अगर कंपेयर किया तो 1, और जीएस की वैल्यू मुझे क्या मिला, 1/st। सिंस ऑर्डर और टाइप किससे डिसाइड होता है, जीएस एंड एचएस से। देखिए आप, ऑर्डर किससे डिसाइड होगा, मैंने कहा था कि किसी भी सिस्टम का ऑर्डर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से डिसाइड होगा। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जीएस एचएस होता है। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे देखो जीएस एचएस की वैल्यू मुझे फाइंड करना हो, जीएस इंटू एचएस, जीएस इंटू एचएस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एचएस की वैल्यू 1 है, 1 डिवाइड विथ 1 इंटू 1 प्लस एस टी मीन्स 1/st। तो कितने ऐसे जीरो हैं, कितने ऐसे पोल हैं जो ओरिजिन पे है, यहाँ पे 1, तो हम कहेंगे इस सिस्टम का ऑर्डर क्या हुआ, 1। अब टाइप की बात करें तो मेरा टाइप क्या हुआ सिस्टम का, टाइप 1। तो ये जो मेरे पास गिवन था टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, टाइप के बारे में नहीं मेंशन है। मीन्स यहाँ पे जो हमने कंट्रोल सिस्टम अपना डिजाइन किया हुआ है उसका ऑर्डर क्या है, 1, और टाइप क्या है, 1। ये क्लियर हो चुका है ये पॉइंट। सिंस बट मुझे एक्चुअल चाहिए क्या, एक्चुअल चाहिए फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स। मीन्स जो भी आउटपुट है उसका टाइम डोमेन, मीन्स वाई एस का लाप्लास इनवर्स लेंगे वाई टी। क्लियर, उसका मुझे प्लॉट करना है। क्लियर, बट उसके लिए हमारे डिफरेंट इनपुट होंगे। क्लियर, तो हमने कहा था कि इस केस में हम क्या करेंगे, इनपुट डिफरेंट हम यूज कर सकते हैं। तो मैं केस 1 यहाँ पे यूज करता हूँ, केस 1। फर्स्ट केस में क्या होगा, मैं एज्यूम करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि जो इनपुट सिग्नल है आइदर इम्पल्स सिग्नल हो सकता है, यूनिट स्टेप सिग्नल हो सकता है, और रैंप सिग्नल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं यूनिट इम्पल्स, यूनिट रैंप और यूनिट स्टेप सिग्नल को यूज करेंगे। क्लियर, तो हमारे पास आप यूनिट भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो केस 1 में इफ इनपुट सिग्नल इज unit
इम्पल्स सिग्नल। पहले हम क्या करेंगे, यूनिट स्टेप से यूनिट इम्पल्स सिग्नल इनपुट में रखेंगे, आउटपुट जो होगा उसका फाइंड करेंगे, उसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, यही हमारा टास्क होगा। चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो वाईएस क्या होगा, अगर मैं इस सिस्टम में आपको फाइंड करूं, 1 सेकंड डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं, ओके ब्लैक। आप देखिए वाईएस क्या होता है किसी भी सिस्टम का, वाईएस ओवर आरएस। अगर इस सिस्टम को मैं देखूं तो वाईएस ओवर आरएस की वैल्यू क्या होगी, जीएस डिवाइड विथ 1 प्लस जीएसएचएस, राइट। तो वाईएस ओवर आरएस की वैल्यू क्या होगी, जीएस वाईएस ओवर आरएस मीन्स इन आउटपुट ओवर इनपुट, जीएस डिवाइड विथ, ये तो आपको याद होगा 1 प्लस जीएसएचएस, यही होगा, क्लियर। अब जीएस की वैल्यू क्या है, 1 ओवर एसटी, 1 प्लस जीएसएचएस की वैल्यू हमने क्या निकाला, 1 ओवर एसटी, अगेन 1 ओवर एसटी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एसटी प्लस 1, दिस इज आवर वाईएस ओवर आरएस। क्या है, वाईएस ओवर आरएस की वैल्यू एसटी प्लस 1 मिला, क्लियर। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स मीन्स आउटपुट चाहिए, राइट। आउटपुट क्या होगा, वाई, वाई इज द आउटपुट, रिस्पॉन्स बट किस डोमेन में चाहिए, टाइम डोमेन में। तो पहले हम तो नाउ वाई को फाइंड करते हैं, वाई एस इक्वल टू क्या होगा, आर एस, ऑब्वियसली वहां पे सिंपल मैथमेटिक्स है, एस टी प्लस 1 ना। इनपुट सिग्नल में क्या है, डेल्टी सिग्नल। इनपुट क्या है, इनपुट मैंने क्या कंसिडर किया है, इम्पल्स सिग्नल। तो हमारे पास आर एस की इम्पल्स सिग्नल हमारे पास है, मीन्स इनपुट मेरे पास क्या है, इनपुट सिग्नल क्या है, इम्पल्स सिग्नल। और इम्पल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही तो आर एस होगा, मीन्स इम्पल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स सिग्नल इज 1, क्लियर। और यही मेरा क्या होगा, आर एस होगा। आर एस क्या है, जो भी इनपुट सिग्नल है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप इनपुट सिग्नल डेल्टी है, डेल्टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1। तो मीन्स आर एस की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो 1 आप यहाँ पे पुट करेंगे, 1 मैंने यहाँ पे 1 ओवर एस टी, ये मेरा वाई एस मिल गया। बट मुझे टाइम डोमेन में चाहिए तो मैं वाई टी फाइंड करना है। वाई टी के लिए क्या करना होगा, ये जो मेरा फंक्शन है उसका लाप्लास इनवर्स, तो आप टी कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो एस 1 ओवर टी ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, 1 ओवर टी ई टू द पावर माइनस 1 टी ओवर कैपिटल टी। आप सिंपल 1 ओवर एस प्लस ए का लाप्लास इनवर्स क्या होता है, ई टू द पावर माइनस ए टी, ऐसे ही तो होगा। उसी तरह हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया, लाप्लास इनवर्स फाइंड किया, मीन्स माइनस टी डिवाइड विथ कैपिटल टी, क्लियर। ये तो वाई टी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, वाई टी को यहाँ पे राइट किया 1 ओवर टी ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड विथ कैपिटल टी, इसको मैं ब्रैकेट में नोट करते हैं। ये मेरा आउटपुट मिल गया, मैंने कहा था रिस्पॉन्स से मेरा मिल गया, सॉरी ये ब्रैकेट थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ये मेरा रिस्पॉन्स मिल गया, क्लियर। अब यहाँ पे एक टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद से इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, क्लियर। तो पहले एक टर्म आता है, आप इसको यहीं पे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। एक टर्म आएगा टाइम कांस्टेंट। क्या एक टर्म आपको मिलेगा, टाइम कांस्टेंट। हमेशा आपसे पूछा जाएगा टाइम कांस्टेंट क्या होता है। इसके एक्चुअल फिजिकल मीनिंग भी बताऊंगा, बट यहाँ पे टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन को देखिए, अगर आपके पास कोई सिस्टम गिवन हो, लाइक एक सिस्टम है, उसके पोल्स आपको गिवन है, पोल्स हो ए प्लस जे बी, ये आपके पोल गिवन है। जो टाइम कांस्टेंट होता है ना, जो टाइम कांस्टेंट, अगर मुझसे पूछा जाए उस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट बताइए, तो जो उसका पोल है उसका जो रियल पार्ट होगा उसका इनवर्स आपको लेना है। देखिए जो भी पोल आपको गिवन है उसका रियल पार्ट है, उसका इनवर्स लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसका पोल है, एक अदर सिस्टम, ये अदर सिस्टम तो अनदर सिस्टम, यहाँ पे एक सिस्टम है जिसका पोल है 5 प्लस 6j, तो इस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट बताइए। तो आप क्या कहोगे, टाइम कांस्टेंट जनरली इसको किससे डिनोट करते हैं, आपने देखा होगा नेटवर्क में जब आप पढ़े होगे तो वहां पे टाउ एक टर्म आया होगा, टाउ। तो टाइम कांस्टेंट को टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाइम कांस्टेंट, ये टाउ क्या है, मेरा टाइम कांस्टेंट है, मैं जूम करके देता हूँ, आपने इसको पढ़ा होगा टाइम कांस्टेंट। तो इसका क्या होगा, 1 ओवर 5, क्लियर। मीन्स जो रियल पार्ट होगा उसका इनवर्स। अगर मैं पूछूं हमारे पास एक सिस्टम, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं जिसका पोल मेरे पास क्या है, एक सिस्टम में जिसका पोल है 6j।
तो इस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट बताइए। तो इस सिस्टम को देखो ऐसे लिख सकते हैं 0 + 6j। तो इस सिस्टम का रियल पार्ट क्या है 0, तो 1/0 का इनवर्स क्या होगा इन्फिनिटी। तो इस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट क्या होगा इन्फिनिटी। उसी तरह मेरे पास एक और सिस्टम है जिसके पोल कहाँ पे है, पोल है 6 पोल हमारे पास, सॉरी एक सिस्टम है मेरे पास जिसका पोल है 5 + 5 है, ओनली 5 गिवन है। तो अब आपसे पूछा गया इस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट बताइए। तो आप क्या कहोगे, टाइम कांस्टेंट मैंने क्या कहा था, जो भी पोल है उसके रियल पार्ट का इनवर्स लेना है। तो इसका ये रियल पार्ट है क्योंकि 5 को 5 + 0j लिख सकते हैं। तो इसका रियल पार्ट क्या हुआ 5, इसका इनवर्स तो 0.2 इसका टाइम कांस्टेंट हुआ। तो इन दोनों सिस्टम का, सिस्टम नंबर 2 और सिस्टम नंबर 4 का टाइम कांस्टेंट सेम हुआ। क्लियर। और ये टाइम कांस्टेंट आपने जब नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे तो वहां पे एक टर्म आता होगा लाइक कैपेसिटर वोल्टेज इक्वल टू VC infinity माइनस VC0 e⁻t/τ, ऐसा आपने सुना होगा। और वहीं पे आप बोलते थे टाउ की वैल्यू, टाउ अगर कैपेसिटर है तो RC होता है और टाउ को क्या कहते हैं टाइम कांस्टेंट, टाउ को क्या कहते हैं टाइम कांस्टेंट। तो देखिए -t डिवाइड विथ टाउ मीन्स अगर मैं देखूं तो t का जो यूनिट होगा वही यूनिट टाउ का भी होगा और इसी को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ पे देखिए सेम कॉन्सेप्ट है e⁻−t डिवाइड विथ कैपिटल T मीन्स ये जो कैपिटल T है ये मेरा क्या है टाइम कांस्टेंट है। क्लियर। तो ऐसे देख के बता सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, मैंने एक ये मेथड हुआ, आप इसकी हेल्प से वहां पे बता सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया कि जो पोल होगा उसका रियल पार्ट का इनवर्स। तो अब ये जो मेरा सिस्टम गिवन है, ये मेरा सिस्टम गिवन है, इसका पोल आप फाइंड कीजिए। अगर मैं पोल फाइंड करूं तो आपको पोल क्या होगा S = -1/t। अब मुझे टाइम कांस्टेंट पूछा जाए तो मैंने क्या किया, पोल का जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इसका इनवर्स मीन्स -1/t का इनवर्स मीन्स -t। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो मैंने यहाँ पे क्या कहा था, जो टाइम कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या है सेकंड। तो -5 सेकंड, -6 सेकंड, ऐसा तो कोई टर्म होता नहीं है ना, नेगेटिव सेकंड, टाइम तो नेगेटिव तो नहीं। तो टाइम कांस्टेंट को जनरली हम क्या डिफाइन कर देते हैं कि जो रियल पार्ट है उसका मॉडुलस वैल्यू क्या है, मॉडुलस वैल्यू। तो ये पॉजिटिव हमें मिल जाता है +t। क्लियर। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट, पूरे पोल का मॉडुलस वैल्यू नहीं, सिर्फ जो रियल पार्ट होगा उसका इन्वर्स करेंगे उसके मॉडुलस वैल्यू का। जैसे 5 की मॉडुलस वैल्यू, 0 की मॉडुलस वैल्यू, यहाँ भी 5 की मॉडुलस वैल्यू, यहाँ भी a का जो रियल पार्ट होगा उसका इन्वर्स। या आप ऐसे कहते हो टाइम कांस्टेंट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव आएगा तो उसको नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो ये टाइम कांस्टेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज होगा। क्लियर। अभी मैं दिखाता हूँ इसका किस तरह से यूज करते हैं। ये क्लियर हो चुका ना। टाइम कांस्टेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये आने वाली टाइम यूनिट में भी आएगा। टॉपिक जो होंगे ऑल टॉपिक में आपको सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ेंगे वहां भी मिलेगा। क्लियर। तो टाइम कांस्टेंट की बात हुई। अब क्वेश्चन होता है, मैंने क्या कहा था, जैसे आप फर्स्ट लेक्चर मेरा देखो तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि टाइम डोमेन एनालिसिस एक्चुअल होता क्या है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जो आपको yt मिल जाए, मैंने कहा था कि लाप्लास से मैंने इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ys मिला, ys का इनवर्स लिया, yt मिल गया। अब इसका मुझे क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट कर देना है। क्या प्लॉट करना है, ग्राफ, और इसकी स्टडी कर लेंगे तो मेरा टाइम डोमेन एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा सिस्टम का। क्लियर। तो अब तक मैंने क्या किया, इसी प्रोसेस को फॉलो किया, लाप्लास इनवर्स लिया और yt तक मैं पहुंच चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ताकि एनालिसिस हम कंप्लीट कर सके। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है मेरा, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस मीन्स आउटपुट, टाइम डोमेन में जो आउटपुट होगा उसका हमें एनालिसिस करना है। क्लियर। नेम से क्लियर है, काफी आसान है सब्जेक्ट, टॉपिक आसान है, आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स इसमें। तो इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते। तो मैंने कहा था टाइम एक्सिस है, टाइम डोमेन एनालिसिस है, तो ऑब्वियसली टाइम एक्सिस मुझे ड्रॉ करना होगा। फ्रीक्वेंसी एक्सिस तो ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस होता तो स्पेक्ट्रम एनालिसिस कहते हैं। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम एनालिसिस। ये कंट्रोल सिस्टम में नहीं है, आपको कम्युनिकेशन में मिल जाएगा। तो ये मैंने कहा था इस पे क्या होगा yt, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, वहां पे ys नहीं होगा क्योंकि टाइम डोमेन है तो t होगा। क्लियर। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, yt हुआ यहाँ पे। और मैंने कहा था एक्सिस आपको हर एक क्वेश्चन में मेंशन करना है कि ये मेरा क्या है, टाइम एक्सिस, और इसको हम किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड में। ठीक है। एम्पलीट्यूड यूनिटलेस क्वांटिटी होता है।
आप इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। जब आप t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 ये क्वांटिटी बिकम 1 मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे हमारी वैल्यू क्या होगी 1 ओवर कैपिटल T। अब पुट करके देखिए आप कहोगे 1 ओवर टी ई टू द पावर माइनस 0 डिवाइड विद कैपिटल T, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 मीन्स 1 ओवर कैपिटल T, t इज इक्वल टू 0 पे मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे हमारी वैल्यू क्या मिल गई 1 ओवर कैपिटल T। अब आप t की वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे तो हमारी वैल्यू ये डिक्रीज करती जाएगी एक्सपोनेंशियली, क्लियर, इस तरह से डिक्रीज करेगी, क्लियर। बट अब आप t इक्वल टू इन्फिनिटी इसमें पुट कीजिए। t इक्वल टू जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या ये डिक्रीज, आप क्वेश्चन ये हो सकता है क्या ये डिक्रीज होकर ये वैल्यू या ऐसे क्रॉस हो जाएगी, मीन्स ऐसे हो जानी चाहिए, ऐसा हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, मीन्स यहाँ से वैल्यू डिक्रीज हो और यहाँ पे आकर टाइम एक्सेस को कट कर दे, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि आप t की वैल्यू जब इन्फिनिटी आप इसमें पुट करेंगे t टेंस टू इन्फिनिटी, उस कंडीशन में yt देखिए क्या हो रहा है, t इक्वल टू 1 ओवर टी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बाई टी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को 1 ओवर टी ई टू द पावर इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, ई टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, 1 ओवर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, क्लियर। ये मैथमेटिक्स है सिंपल सा, मीन्स जब t की वैल्यू इन्फिनिटी होगी उस कंडीशन में मेरा yt की वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे देखिए t की वैल्यू 5 सेकंड में ही आपने कह दिया 0 हो गया, ये 5 या 10 सेकंड, 100 सेकंड, 200 सेकंड में, बट हमारा न्यूमेरिकल ये कहते हैं कि नहीं, आप t की वैल्यू इन्फिनिटी पे 0 होगा। इसका मीनिंग होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, मीन्स ये टाइम एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मीन्स ऐसे, ओ सॉरी, टच भी नहीं करेगा वो, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मीन्स ये देखिए पैरेलल, टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल हो जाएगा और ये ऐसे चलता रहेगा। आप इसको कट नहीं करा सकते क्योंकि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0 होगा और इन्फिनिटी तो कहीं भी हो सकता है, बहुत दूर होगा, ये तो हो सकता है 100 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, राइट। तो हमारे पास एक ग्राफ इसका प्लॉट हो गया। अब इसके एनालिसिस में मैंने क्या कहा था, अब आप देखिए t की वैल्यू आप जब आप e टू द पावर माइनस 4t, t की वैल्यू आप रखिए e टू द पावर, मैंने t इक्वल टू 0 रखा। नेक्स्ट केस में आप t की वैल्यू 1 रखिए, t की वैल्यू कैपिटल T रखिए यहाँ पे, तो e टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। t की वैल्यू स्मॉल 2t रखिए, t की वैल्यू 3t रखिए। t की वैल्यू जब आप 4t रखोगे तो आपके पास नियरली वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, नियरली नेग्लिजिबल, उसके बाद ग्राफ आपका पैरेलल हो जाएगा, क्लियर। तो जब आप t की वैल्यू लाइक, क्लियर, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर, ओके। तो ठीक है, अब आप t की वैल्यू यहाँ पे 1 सेकेंड, अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं एक प्रॉब्लम को। अब t इक्वल टू आप इस वैल्यू पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्योंकि 1 टाइम कांस्टेंट है, ये जो ड्यूरेशन हुआ मेरे पास, ये हमारे पास ड्यूरेशन है 0 टू t, ये 1 टाइम कांस्टेंट है, यहाँ तक ये ड्यूरेशन 2 टाइम कांस्टेंट है, 3 टाइम कांस्टेंट है। तो सिर्फ 1 टाइम कांस्टेंट पे इसका क्या एम्पलीट्यूड होगा, मीन्स यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, यही एनालिसिस हो जाएगी। तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है, कैपिटल T, कैपिटल T मैंने इसमें पुट किया अपने कैपिटल T, तो e टू द पावर माइनस 1। अब इसको मैं कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो e टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू आप देखिए क्या हो रही है, 0.1 सेकेंड, ओके, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ e टू द पावर माइनस 1, e टू द पावर माइनस 1, ये वैल्यू 0.636, ये वैल्यू मुझे क्या मिली, ये वैल्यू मुझे क्या मिली 0.36, तो 0.36 e टू द पावर माइनस 1 डिवाइड विद कैपिटल T, मीन्स जो मेरा मैक्सिमम 1 ओवर कैपिटल T है, 1 ओवर T मल्टीप्लाई विद 0.36, तो इस ये वैल्यू को डिफरेंट कलर में नोट कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू मुझे मिला वो क्या हुआ, 0.36 डिवाइड विद T। तो 1 टाइम कांस्टेंट में मेरा जो वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है उसका 0.36 टाइम रिमेनिंग बचा होगा, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 टाइम कांस्टेंट। ये एक तरह से एनालिसिस हो गया मेरा। अब इस तरह से मैंने एक सिस्टम का एनालिसिस कर लिया जिसमें यूनिट इंपल्स सिग्नल है, यूनिट इंपल्स सिग्नल अप्लाई करेंगे तो मेरा आउटपुट क्या होगा। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, आपको एग्जाम में सिर्फ यही लिखना है, यहाँ तक, सिर्फ इसको, बस ये पार्ट आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको ये नहीं लिखना है। ये समझने के लिए था किस तरह से हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, क्या हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है, ये आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना होगा, आपको एग्जाम में सिर्फ इस प्रोसेस को ही फॉलो करना है।
क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या सॉल्व करेंगे। अब तक मैंने यूनिटी इंपल्स सिग्नल अप्लाई किया, अब क्या अप्लाई करेंगे इसमें, सेकंड केस क्या था, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो आप यूनिट स्टेप सिग्नल इनपुट में रखिए। तो केस में हमारा क्या था, ये नंबर केस नंबर 1 था, अब केस नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो केस 2 मेरा क्या होगा, केस 2, और यहाँ पे क्या इनपुट इज यूनिट स्टेप सिग्नल। चलिए यूनिट स्टेप सिग्नल लेते हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल मीन्स एम्पलीट्यूड क्या होगा मेरा 1। मैंने यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में डिस्कशन कर दिया था। तो मीन्स इनपुट यूटी जो हमारे पास होगा, ये मेरा यूनिट स्टेप सिग्नल, ये टाइम है और एम्पलीट्यूड 1 होगा। दिस इज द यूनिट स्टेप सिग्नल। क्लियर। तो पहले अगेन, तो मेरा अगेन, तो आर एस की वैल्यू क्या होगी 1/s, क्योंकि यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s। तो सेम कंसेप्ट को अगेन आप सॉल्व कीजिए। वही प्रोसेस है कि हमें अगर जो हमारे पास सिस्टम गिवन है, सिस्टम गिवन है, तो इसमें हमारे पास अगर आप दोबारा ड्रॉ करना चाहे तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं 1/st। ये मेरे पास नेगेटिव फीडबैक हुआ, वहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ। तो ys यहाँ पे होगा, rs इनपुट हुआ, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ys/rs मैंने एक्सप्लेन किया था, उस एग्जैक्टली उसी को फॉलो करना है। सिर्फ कैलकुलेशन है, gs डिवाइड विथ 1 प्लस GSHS। क्लियर। तो 1 प्लस GSHS वैल्यू पुट कीजिए, तो आपको क्या होगा 1/st प्लस 1 ये होगा। मैंने कहा था आपको क्या चाहिए, y चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो ys क्या हो जाएगा 1/s से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/st प्लस 1। ऑब्वियसली rs को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो rs की वैल्यू 1/s है। तो यहाँ से ys की वैल्यू आपको क्या मिली, ys इक्वल टू 1/s इंटू st प्लस 1। क्लियर। ये मेरा ys हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, मुझे इसका इन्वर्स लेना है। तो जनरली आप इस तरह के प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। तो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। b मैंने t यहाँ पे कॉमन लिया 1/t, तो क्या होगा वो s डिवाइड विथ 1 प्लस 1/t, ये लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे a और b की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, और a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास अगर आप सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 1 मिलेगा। सॉल्व करेंगे तो आप नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू कैसे आपने सॉल्व किया मैथमेटिक्स में, a की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह सॉल्व करेंगे, बस इस क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ। 1 सेकेंड, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमारे पास मेन फंक्शन गिवन है, तो s इक्वल a डिवाइड विथ s है, तो s को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और s इक्वल टू क्या पुट करते हैं, s इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी ओके, s इक्वल टू आप 0 पुट कीजिएगा, तो s इक्वल टू 0 पे आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी 1। ओके। नाउ अब b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो b की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, 1 डिवाइड विथ, इसको थोड़ा हम उस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। 1 सेकेंड, कॉमन नहीं लेते, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, ys राइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, ys डिवाइड विथ a डिवाइड विथ s प्लस b डिवाइड विथ st प्लस 1। अब इसको a की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो s इक्वल टू 0 आप पुट कीजिए वहाँ पे, st प्लस 1 में आप s इक्वल टू 0 पुट कीजिए, a की वैल्यू 1। b की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो b की वैल्यू के लिए आपको क्या 1/s, और s की जगह पे क्या पुट करना है 1/t। देखिए आप इसकी वैल्यू 0 कीजिएगा सिंपल मैथमेटिक्स में, -1/t, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का t हो जाएगा। क्लियर, माइनस का t b की वैल्यू। तो यहाँ पे हम सब, तो ys की वैल्यू क्या हो जाएगी, ys की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, a की वैल्यू 1 है, तो 1/s माइनस का, तो दैट माइनस t डिवाइड विथ st प्लस 1। क्लियर। अब आप यहाँ से t कॉमन है, इसलिए कि 1/t बार बार आ रहा था, वो कैंसिल नहीं हो रहा था। तो 1/1 डिवाइड विथ 1 प्लस st, ये मेरा ys हो गया। क्लियर।
तो मैंने क्या कहा था, जब आपको YS मिल जाए तो आपको लाप्लास इनवर्स लेना है, तो YT की वैल्यू क्या होगी, YT की वैल्यू ये UT होता है, राइट। और इसको मैं पता है e⁻⁻t ओवर कैपिटल T होगा, क्लियर, और इंटू UT से मल्टीप्लाई करते हैं हम। सम टाइम आपको UT नहीं भी लिखा रहे तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या एज्यूम कर लेना कि UT गिवन है, ऐसे सिग्नल सिस्टम में हमने किया था। तो ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया। एक कब मिला मुझे, जब मैंने इनपुट में क्या दिया, स्टेप सिग्नल दिया, देन आउटपुट मेरा मिला। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था, T क्या है, टाइम कांस्टेंट है, उसके बारे में वरी नहीं होना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें इसको ड्रॉ करना, क्या ड्रॉ करना है इसका टाइम एक्सेस पे। तो ये टाइम होगा, T होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, दैट इज द YT एम्पलीट्यूड एक्सेस होता है, ये 0 होता है, क्लियर। अब आप में क्या किससे ड्रॉ करते हैं, आप T की डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे पुट कीजिए, लाइक T = 0 आप पुट कीजिए। T = 0 पे क्या होगा, e⁻0 की वैल्यू 1 माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो हमने 0 यहाँ पे मार्क कर लिया, क्लियर। अब T = इन्फिनिटी पे क्या होगा, T = जैसे y0 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे 1 माइनस e⁻0 डिवाइड विथ कैपिटल T। अब इसको 1 माइनस e⁻0, तो 1 माइनस 1 इसकी वैल्यू हो गई 0, तो y0 की वैल्यू 0 हमने मार्क कर लिया। और y टेंस टू इन्फिनिटी पुट, T टेंस टू इन्फिनिटी पुट कीजिए, 1 माइनस लिमिट T टेंस टू इन्फिनिटी e⁻⁻t, ऐसे ही तो करेंगे। तो 1 माइनस e⁻⁻∞/t, तो मैंने कहा था 1 माइनस e⁻⁻∞ की वैल्यू क्या होती है, e⁻⁻∞ को ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइड विथ e⁻∞, क्लियर। अब 1 डिवाइडेड e⁻∞ की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, e⁻∞, क्योंकि e⁻∞ का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है। तो T = इन्फिनिटी होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन्फिनिटी, क्लियर। तो इसको 1/∞ की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 = 1, क्लियर। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको इसको ऐसा नहीं कि यहाँ पर राइट करना है, डायरेक्टली आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो e⁻∞ पे हमारी वैल्यू क्या मिली थी, 1। तो e⁻∞ पे हमारी वैल्यू 1 मिली थी, मीन्स हम पहले 1 के लिए ड्रॉ कर लेंगे 1, और e⁻∞ पे मीन्स इन्फिनिटी टाइम ड्यूरेशन पे 1 मिला था, मीन्स हमारा ग्राफ, सॉरी डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। हमारा ग्राफ जब इन्फिनिटी पे मूव करेंगे, सॉरी इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, उस समय ये 1 लाइन को टच करेगा, मीन्स हमारा ऑलवेज ये 1 लाइन के पैरेलल हो जाएगा, मीन्स 1 को ये टच नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप 1 को टच करा दो, क्योंकि T = इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 की इक्वल हो रही है, क्लियर। और यही मैंने यूनिट स्टेप इनपुट दिया था, क्लियर। तो ये मैंने अभी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे e⁻y इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, T = इन्फिनिटी पे हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 की इक्वल होगी, क्लियर। सिंपल मैथमेटिक्स आप, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिखोगे, राइट, दिस इज द 0, दिस इज द 1, T = इन्फिनिटी, तो T = इन्फिनिटी पे वैल्यू होगी, राइट। अब यहीं पे वही सेम कंसेप्ट जो प्रीवियस इम्पल्स रिस्पॉन्स में हमने किया था, कि अगर कैपिटल T मेरा क्या था, टाइम कांस्टेंट, तो T = कैपिटल T अगर मैं पुट करूँ, लाइक मैं T = कैपिटल T, लाइक यहाँ पे मैं T = कैपिटल T पुट किया, तो क्या होगा 1 माइनस e⁻⁻ T डिवाइड विथ कैपिटल T, मीन्स 1 e⁻⁻1, और 1 माइनस e⁻⁻1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, तो आपको मिलेगा 0.63, क्या होगा 0.63 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो मीन्स अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं ये इस वैल्यू को मैं फाइंड कर रहा हूँ, अगर दिस इज T = कैपिटल T, तो इस केस में मेरा वैल्यू क्या मिलेगा 0.63, क्लियर। तो 1 टाइम कांस्टेंट में हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, मीन्स 0.63% अचीव हो गया, मीन्स 1 का अगर मैं परसेंटेज देखूं तो 63% है 1 का, दिस वैल्यू इज द 63% ऑफ 1। तो इस तरह से हमारी वैल्यू 1 टाइम कांस्टेंट में 0.63 मूव करते हैं। तो यही आपका डेफिनेशन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, कि व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट। तो आप कहोगे कि टाइम कांस्टेंट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑन टाइम एक्सिस एट विच सिस्टम अटेंड इट्स 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या लिखेंगे, सिस्टम अटेंड या अचीव, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाता है टाइम कांस्टेंट का। टाइम कांस्टेंट एक डेफिनेशन क्या मिलेगा कि टाइम कांस्टेंट इज द टाइम ड्यूरेशन। क्या है मेरा, ये टाइम ड्यूरेशन है,
on time axis at which response means system response या response attain या achieve, यहाँ पे लिखेंगे response achieve the writing problem achieve 63% of its maximum value. टर्म को देखिएगा, द टाइम ड्यूरेशन और ऑन टाइम एक्सिस पे एट विच रिस्पॉन्स मीन्स सिस्टम रिस्पॉन्स, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे सिस्टम रिस्पॉन्स अचीव 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैंने 63% वर्ड यूज किया क्योंकि देखो 0.63 क्या है, 0.63 को परसेंटेज में आप कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड विथ 1 मैक्सिमम वैल्यू से, मीन्स ये 63% है। क्या 63% किसका, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू का। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन मेरा हुआ ये मेरा क्या होगा, टाइम कांस्टेंट। तो आपसे कहा होगा व्हाट इज द वन टाइम कांस्टेंट, टू टाइम कांस्टेंट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि जो भी जब सिस्टम का रिस्पॉन्स 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाए तो उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं वन टाइम कांस्टेंट। क्लियर। दूसरा एक और केस आता है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में उसका यूज होगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लाइक टाइम में मेंशन कर रहा हूँ 2t, 2 टाइम कांस्टेंट, 3 टाइम कांस्टेंट, सॉरी थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं, 2 टाइम कांस्टेंट हो गया, दिस इज द 3 टाइम कांस्टेंट और दिस इज द 4 टाइम कांस्टेंट 40। तो एट 40 यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम देखिए यहाँ पे है। इसके बाद मेरा आउटपुट क्या हुआ, एक पैरेलल हो रहा है क्या, जो हमारे डिजायर आउटपुट 1 है, इनपुट जो हमें यूनिट स्टेप है तो इनपुट के पैरेलल हो गया। तो इसके पहले यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट कलर यूज करना पड़ेगा। मीन्स ये जो मेरा ड्यूरेशन हुआ 0 to 4t मीन्स 0 से लेकर 4 टाइम कांस्टेंट तक, इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। क्या कहेंगे, ट्रांजिएंट। सॉरी मैं इसको थोड़ा रफ कर लूँ, मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पे। टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन हो गया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। और इस ड्यूरेशन को हम क्या कहेंगे, 1 सेकेंड, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिएंट स्टेट। थोड़ा मैं चाहता हूँ ये क्लियर हो क्योंकि इस टर्म का हम यूज करके ट्रांजिएंट स्टेट। क्लियर। कब, 4 टाइम कांस्टेंट के पहले 0 से लेकर 4 टाइम कांस्टेंट का जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिएंट स्टेट। और दूसरा एक क्वेश्चन होता है कि तो इसके बाद के स्टेट को क्या कहेंगे, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक इसके बाद की जो स्टेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट। क्या कहेंगे इसको, एक लाइन खींचते हैं, इसके बाद क्या होगा, स्टेडी स्टेट। तो अगर सिंस ये रिस्पॉन्स है मीन्स आउटपुट है तो इसको जनरली एक वर्ड यूज करते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या लिखेंगे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जनरली रिस्पॉन्स आउटपुट है तो इसको क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब ये टर्म अब आपको याद करने होंगे। ट्रांजिएंट, जब भी आपसे पूछा जाए ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है तो आप क्या डेफिनेशन बनाओगे कि 0 से लेकर 4 टाइम कांस्टेंट तक मीन्स 4t तक, t क्या है, टाइम कांस्टेंट है, उस ड्यूरेशन के जो स्टेट होता है उस ड्यूरेशन में जो सिस्टम मेरा आउटपुट चेंज होता है। यहाँ पे देखिए आप, आउटपुट 0 से लेकर यहाँ तक चेंज हुआ तो इस स्टेट को क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। और 4t मीन्स 4 टाइम कांस्टेंट के बाद जो स्टेट होता है जहाँ पे सिस्टम का आउटपुट नियरली स्टेबल होता है। क्लियर, नियरली स्टेबल है, यहाँ पे वेरिएशन होगा, लिटिल बिट होगा, मीन्स नियरली स्टेबल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट। स्टेडी मतलब क्या होता है, मीन्स आप कह सकते हैं सॉलिड स्टेट या एक कह सकते हैं कि ऐसा स्टेट जहाँ पे वेरिएशन नेग्लिजिबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट। तो ये टर्म आप याद रखिए कि आपको स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स PON, ये क्यों ऐसा हो गया, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आपको करना होगा और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ये टर्म आपको मिलेंगे। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है, और ये टाइम कांस्टेंट का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया।
अब सेकेंड केस होता है कि अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को हमने चेंज किया तो क्या होगा। लाइक हमारे पास ये टाइम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को चेंज किया, मीन्स हमारे पास टाइम कांस्टेंट इंक्रीज किया तो सिस्टम क्या होगा। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टी टाइम कांस्टेंट है, मैं इसको T1 यहाँ पे वर्ड यूज करता हूँ, T1, T2, T3, T4। मैंने कहा T1 की वैल्यू यहाँ पे 5 सेकेंड है। बात को समझिए, यहाँ पे T1 की वैल्यू 5 सेकेंड है। अगर मैं T1 की वैल्यू अगर मैं एक टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जिसको T2 है उसकी वैल्यू 10 सेकेंड कर दो, मीन्स मैं टाइम कांस्टेंट जो T1 है जिसकी वैल्यू 5 सेकेंड है, अगर मैं इसको 10 सेकेंड कर दूं तो सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो उस कंडीशन में यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, आप इसको जब ड्रॉ करोगे तो समझ में आ जाएगा। इस कंडीशन में मेरा जब आप टाइम कांस्टेंट इंक्रीज करोगे, आपने टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, उस कंडीशन में मेरा सिस्टम का रिस्पॉन्स थोड़ा लिनियर और थोड़ा इस तरह से हो जाएगा और ये बहुत यहाँ पे अचीव करेगा, मीन्स इसको थोड़ा फास्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आप देखिए तो मेरा सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा स्लो हो गया। क्या सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा, सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो होगा। मीन्स T=T2 पे मेरा पहले सिस्टम की वैल्यू A हो रही थी फॉर एग्जांपल, अब क्या हो रही है, सिस्टम की वैल्यू B हो रही है। मीन्स सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो हो गया। क्लियर। तो जब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम की स्पीड पे क्या होगा। तो अब यहाँ पे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू टाइम कांस्टेंट या ऐसे कर सकते हैं कि सिस्टम मेरा यहाँ पे स्लो हुआ ना, देखिए सिस्टम स्लो हुआ तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ सिस्टम टाइम कांस्टेंट इंक्रीज किया तो हमारे पास स्पीड डिक्रीज हुआ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा लेकिन उसमें हमारा टाइम कांस्टेंट का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स अगर आप सिस्टम के टाइम कांस्टेंट को इंक्रीज करोगे तो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा, स्लो होगा। अगर आप टाइम कांस्टेंट को डिक्रीज करोगे तो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा, फास्ट होगा। क्लियर। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा, बट अगर आपको एग्जाम में आता तो सिर्फ आपको इसको वाईटी फाइंड करने है, उसको ड्रॉ करना था। क्लियर। कंपैरिजन नहीं करना था। एक हमने केस किया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने एक ही बात डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आप इसके बाद नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर। गूगल क्लासरूम पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो कितने केसेस होंगे, 3 केसेस हमारे पास डिस्कस करने थे। मैंने इम्पल्स सिग्नल लिया, स्टेप सिग्नल लिया और रैंप सिग्नल लिया। रैंप सिग्नल को देखते हैं, RT। तो केस थर्ड होगा मेरा, तो केस थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। केस थर्ड क्या होगा, व्हेन इनपुट सिग्नल इज अ रैंप सिग्नल। तो रैंप सिग्नल अगर मैं तो RT से डिनोट करते हैं रैंप सिग्नल को। यहाँ पे मैं रैंप सिग्नल क्या कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं रैंप सिग्नल कंसीडर क्या करते हैं, T, और रैंप सिग्नल का ग्राफ कैसा होता है, दिस इज द रैंप सिग्नल। ये तो ग्राफ होता है टाइम एक्सिस पे, यूनिट रैंप है, स्लोप ऑब्वियसली इसका क्या है, 1 है। तो सिस्टम को मैं डिजाइन यहाँ पे कर लेता हूँ। मेरा सिस्टम क्या था, दिस इज द नेगेटिव फीडबैक। अब आपको इसके, मुझे नहीं लगता इसकी अभी यहाँ पे बनाने की इसकी रिक्वायरमेंट है, बट बना देता हूँ। आपको वहाँ पे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियो 1 से आप देखना शुरू कीजिएगा जब भी आप इसको समझना हो तो, राइट। अब मेरे पास CS/RS, मैंने कहा था क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। CS/RS क्या है, क्लोज लूप। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो। GS डिवाइड विथ 1 प्लस GS/HS। क्लियर। तो आप वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो ST+1 होगा। मैंने GS है, HS की वैल्यू 1 है, डिस्कस हमने किया था। नाउ मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, CS चाहिए। यहाँ पे देखो YS मैंने बार बार इनपुट आउटपुट ले लिया लगता है। अच्छा, YS/RS यहाँ पे क्या है, YS है और सिस्टम YS है, राइट। यहाँ पे देखो YS है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे गलती कर दिया है, इसको मैं YS में कन्वर्ट करेगी, दिस इज द YS। अगेन यहाँ भी क्या होगा, YS होगा। एक ही वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल चेंज करना हो तो चेंज करेंगे सम YS की वैल्यू क्या होगी, RS डिवाइड विथ ST+1। अब RS क्या है मेरा,
आर एस इज द इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इनपुट सिग्नल क्या है, इनपुट सिग्नल मेरे पास है आर टी इज इक्वल टू टी। तो आर एस की वैल्यू क्या होगी, आर एस की वैल्यू 1/s²। क्लियर। तो 1/s² मेरा क्या हो जाएगा, आर एस की वैल्यू 1/s²। से यहाँ भी वही कंडीशन आ गया मेरे पास, मीन्स मुझे अब पार्शियल फ्रैक्शन करना है, सिंपल मैथमेटिक्स जो हमने पढ़ा हुआ था, मैथमेटिक्स का यूज करना है, इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो अब जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, 1 - st डिवाइड विथ s, 1 - st s²। ये पार्शियल फ्रैक्शन है, सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज किया गया। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ st+1। देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगेन अब मुझे yt चाहिए, इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है, तो इसको थोड़ा मुझे सही अरेंज करना होगा। t डिवाइड विथ s प्लस ये क्या है t² डिवाइड, मैं t यहाँ से कॉमन ले लूँ तो t से t कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, t, सिंपल मैथमेटिक्स है, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, s 1/t, यही मिलेगा मुझे। तो yt क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए yt की वैल्यू क्या होगी, 1/s²। 1/s² किसके लाप्लास इनवर्स होता है, t का। तो t, अब 1/s किसका होता है, ut का। तो ut मैंने ब्रैकेट में बाहर ले लेंगे। यहाँ पे अगेन ये क्वांटिटी क्या होगी, वही क्वांटिटी t और e⁻, यहाँ पे देखिए t/T। ये तो बार बार टर्म में ये आ रहा है, t/T, ये लिख देंगे। और सबको ब्रैकेट में मैंने क्या लिया, ut ले लिया। ये मेरा yt मिल गया, काफ़ी ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर तो काफ़ी ईजी है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अब इसको हम, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ करना। जो वही स्टेप फॉलो करेंगे जो वहाँ पे हमने किया था। चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसको। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, लाइन ड्रॉ करना, टाइम एक्सिस है तो t मैंने यहाँ पे दे दिया। आप वैल्यू पुट कीजिए, ड्रॉ कीजिए। मुझे नहीं लगता है ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होगा, तो बट आप इसको ड्रॉ कीजिए। तो t = 0, t = 0 पे क्या होगा, ओके। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दी, शायद एरर। यहाँ पे एरर का कंसेप्ट आ रहा है। क्लियर। एरर के कंसेप्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एरर हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो एरर को अभी एक्सप्लेन नहीं किया था, तो एरर एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे इस कंसेप्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एरर क्या होता है इसको देख लेते हैं। एरर क्या होगा, यहाँ पे एक टर्म आता है एरर। एरर क्या हो, जो मेरा ये सिस्टम है, मेरे पास ये मेरा सिस्टम है, तो सिस्टम का आउटपुट और इनपुट का जो डिफरेंस होगा वही तो एरर होगा, राइट। सिस्टम का आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस ही तो एरर होगा। मीन्स हमारे पास आउटपुट अगर yt था तो yt माइनस इनपुट मेरे पास अगर ut था, ut, इन दोनों का डिफरेंस ही तो एरर होगा। तो एरर का डेफिनेशन क्या होगा मेरे पास, आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस, या इनपुट माइनस आउटपुट, सॉरी आउटपुट तो हमेशा कम होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट माइनस आउटपुट। तो आप इनपुट क्या था, ut मीन्स 1, आप ऐसा लिख सकते हैं। आउटपुट आपको क्या मिला था, e⁻t/T इंटू ut, यही मिला था आपको। तो ut से ut कैंसिल, एरर आपको क्या मिला, t/T, यही आपको क्या मिला, एरर। इसको कैसे डिनोट करते हैं, t²। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो इस केस में, तो एरर क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, et इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻t/T, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। मीन्स इस सिस्टम में मेरा t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये क्या होगा, 1 को टच कर जाएगा। मीन्स यहाँ पे 2 ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था, मैंने बताया था कैसे ड्रॉ किया, लेकिन पहले ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये जो मेरा ग्राफ है ये 1 को टच कर जाएगा, बट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। क्लियर। तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सिस्टम का एरर क्या होगा, मीन्स आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा इस कंसेप्ट का यूज पड़ेगा, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। अब देखिए t इज इक्वल टू 0, आप y0 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए। 0, इसकी वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो -t + t, राइट, -t + t मीन्स 0। क्लियर। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी को देखिए आप,
टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी में हमारी वैल्यू क्या होगी, टी इज इक्वल टू ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर, और मीन्स इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग मीन्स इन्फिनिटी, मीन्स मेरा जो ग्राफ होगा, मेरा जो ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा ग्राफ यहाँ पे मेरा ग्राफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, क्या देखिए आप, वाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो मीन्स मेरा ग्राफ क्या होगा, इस तरह से एक्सपोनेंशियली जीरो के बाद ये इंक्रीज होगा, टी की आप वैल्यू इंक्रीज कीजिएगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यहाँ इंक्रीमेंट होगा, और ये तो हमारे ग्राफ कुछ इस तरह से होंगे, सॉरी परफेक्ट ड्रॉ नहीं हो पाएगा क्योंकि हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लेकर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे मेरा ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ये मेरा ग्राफ हो जाएगा सीट, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, देखिए आप प्लस प्लस, और ये कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, राइट, तो ये सिटी हमारे पास, सॉरी ये ग्राफ होगा वाई टी, ये टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, बट एरर की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एरर वाला, एरर हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एरर क्या मैंने कहा था, एरर ई टी इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट, यही हुआ था, इनपुट माइनस आउटपुट टाइम होंगे, तो ई टी की वैल्यू क्या होगी, इनपुट की वैल्यू क्या है मेरे पास, रैंप फंक्शन है टी है, और आउटपुट मेरे पास ये मेरा आउटपुट था, तो टी माइनस कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी टू द पावर टी ओवर कैपिटल टी। अब मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखा तो देखो माइनस में टी से टी कैंसिल, प्लस टी माइनस ई माइनस कैपिटल टी ई टू द पावर माइनस टी ओवर कैपिटल टी, यही होगा क्या, यही होगा मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, एरर हो जाएगा, ये बात समझ में ना। एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ एरर को, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, टी माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स दिस बिकम जीरो कैपिटल टी, मीन्स जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगी उस कंडीशन में मेरे सिस्टम के पास जो एरर होगा एक कांस्टेंट एरर होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, टी, मीन्स इनपुट और आउटपुट में जो डिफरेंस होगा, सॉरी इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस होगा एक कांस्टेंट हो जाएगा, स्टार्टिंग में तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज इंक्रीज करेगा इसके अकॉर्डिंग, सॉरी ये टेंजेंट होगा यहाँ पे, ऐसे ये एरर का ग्राफ है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाने, सॉरी ये लाइन थोड़ा ऐसा होगा, क्लियर, इस तरह से होगा, क्लियर, इसके पैरेलल होगा, मीन्स टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो रहा है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे मेरा एरर क्या, स्टार्टिंग में एरर ज़्यादा रहेगा, बट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाकर मेरा सिस्टम का एरर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, कैपिटल टी, तो सिस्टम का एरर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, ये मेरे सिस्टम का एरर हो गया, टी इक्वल टू इन्फिनिटी में, मीन्स जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो इस तरह से हमारा सिस्टम क्या होगा, और ये मेरा सिस्टम लैगिंग होगा, एरर, अगर मैं एरर को देखिए, दिस इज द एरर ग्राफ, ये ई टी है मीन्स एरर है, और ये मेरा आउटपुट है, आउटपुट का ग्राफ है, तो इन दोनों को मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा सिस्टम एक लैगिंग हो रहा है, मीन्स जो एरर हो वो लैग करेगा, क्लियर, तो क्या होगा, लैगिंग टाइम, एरर हमने ड्रॉ किया, हमारे पास टी इक्वल टू इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एरर ग्राफ ड्रॉ करता यूनिट स्टेप में, यहाँ पे एरर का ग्राफ ड्रॉ करता, तो एरर क्या है मेरे पास, वाई टी इक्वल टू, एरर मैंने क्या यहाँ पे फाइंड किया था, तो टी इक्वल टू जीरो पे एरर क्या है 1, टी इक्वल टू जीरो पुट कीजिएगा तो एरर क्या है 1, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो एरर क्या है 0। तो अगर मैं इस यहीं पे एरर का ग्राफ ड्रॉ करता, देखिएगा ये एरर के लिए, तो टी इक्वल टू जीरो पे 1 होता, और इसका इनवर्स मीन्स हमारे पास ये जो ग्राफ है, सॉरी ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये किसका ग्राफ है, एरर है, एरर है, मीन्स ये ई टी है, कब, जब यूनिट स्टेप इनपुट दिया, मीन्स जब यूनिट स्टेप इनपुट अगर मेरे पास सिस्टम में दे रहा हूं तो मेरा सिस्टम का आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, तो एरर हमारा डिक्रीज कर रहा है, क्लियर, क्योंकि एरर के लिए आप टी की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, आपको यही मिलेगा। बट रैंप में ऐसा नहीं है, रैंप में जब हम इनपुट देने तो मेरा एरर तो पहले हमारे पास सिस्टम से थोड़ा लैग किया, स्टार्टिंग में लैगिंग इन टाइम हुआ, ये हमें समझ में आया, लेकिन इन्फिनिटी पे जाकर हमारा टाइम कांस्टेंट के
टाइम कांस्टेंट के डिफरेंस के इक्वल एरर हो जाएगा। मीन्स जो टाइम कांस्टेंट है उसके इक्वल हमारे पास एरर हो जाएगा। मीन्स अगर आप इस केस में टाइम कांस्टेंट आपने इंक्रीज किया था तो आपका सिस्टम स्लो हुआ था, बट यहाँ पे आपका टाइम कांस्टेंट इंक्रीज करोगे तो आपका सिस्टम तो स्लो होगा ही, बट आपका एरर भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे। तो इस तरह के हम सिस्टम रैंप में हमारे पॉसिबिलिटी, रैंप में हम क्या कंसिडर करेंगे कि ऐसे सिस्टम हम डिजाइन करें जिसका टाइम कांस्टेंट लो हो, मींस मिनिमम हो, ताकि एरर मेरा मिनिमम हो। तो जब भी आपको किसी सिस्टम में रैंप इनपुट देना होगा तो उस कंडीशन में आप आपका मेन फोकस कहाँ पे होगा कि आपका टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मिनिमम हो। लेकिन जब हम आपका सिस्टम के फास्ट और स्लो करना होगा तो आप देखोगे कि यूनिट स्टेप इनपुट हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो हमने तीनों इनपुट देकर सिस्टम के आउटपुट को ड्रॉ कर लिया। ये टाइप ऑर्डर 1 सिस्टम था। अब इन तीनों के आउटपुट को एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यूनिट, मेरे पास सिस्टम क्या था, ये एक आप समरी इसको समझ सकते हैं कि ये मेरा सिस्टम था, इसका नेगेटिव स्टेप जीएस और यूनिटी फीडबैक था, और ये मेरा था वाईएस और आरएस पे हमने इनपुट दिया। पहले इनपुट दिया था इसको डेल टी, देन हमने आउटपुट देखा, मैंने कहा इसको y1 यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है, y1। उसके बाद मैंने इनपुट दिया था इसमें यूटी, देन हमने आउटपुट में कहता हूँ ये y2t, यहाँ पे डिनोट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टेप रिस्पॉन्स। यूनिट इनपुट है तो इसको क्या कहेंगे, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। क्या कहता मैंने, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। एक समरी देख लेते हैं इसको, जो अभी हमने पढ़ा। इसको क्या कहेंगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगेन एक और इनपुट हमने दिया था, डिफरेंट कलर यूज करने। इनपुट हमने क्या देते सिस्टम के, आरटी जो रैंप सिग्नल था, तो उसका मैंने कहा कि यहाँ पे जो आया y3t, मैंने y1 y2 y3 ऐसे डिनोट कर लिया, और इसको मैंने कहा यूनिट रैंप रिस्पॉन्स, यूनिट रैंप रिस्पॉन्स। यही हुआ था। अगर मैं y1t इक्वेशन को राइट करना चाहूँ कि y1t मुझे क्या मिला था, आप वहाँ पे देखोगे तो y1t मुझे मिला था, जो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो मुझे मिला था 1/t e टू द पावर माइनस t डिवाइड विद कैपिटल T, ये मुझे मिला था। अगर मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स राइट करूँ y2t कलर वाइज में यूज कर रहा हूँ, तो जब मैंने स्टेप सिग्नल दिया था, यूनिट स्टेप सिग्नल इनपुट में दिया था, उस समय जो आउटपुट मुझे मिला था वो था मेरे पास, मैं यूटी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यूटी था बाय डिफॉल्ट, बट मैंने कहा था यूटी नहीं भी लिखे तो आपको बाय डिफॉल्ट यूटी एज्यूम कर लेना, क्योंकि लाप्लास इनवर्स लिया है, ठीक है, यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और अगेन y3 थी, जब मैंने यहाँ पे रैंप सिग्नल दिया था इनपुट में, तो मेरे पास आउटपुट क्या मिला था, t माइनस कैपिटल T प्लस कैपिटल T e टू द पावर माइनस T ओवर कैपिटल। ये आप में आउटपुट मिला, ये मेरे क्या है, आउटपुट है, मीन्स y है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और मैंने नोट कर दिया कि जो हमारे पास कलर वाइज है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है, स्टेप रिस्पॉन्स, और ये हमारे पास क्या है, रैंप रिस्पॉन्स। आप देखिए, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, आप क्या कीजिए, 1/e टू द पावर माइनस स्मॉल t, इसको आप टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए। टाइम के साथ आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा, ये क्या, माइनस माइनस प्लस 1/t e टू द पावर माइनस t ओवर कैपिटल T, ये मिलेगा क्या, देखो 1/t e टू द पावर माइनस t ओवर कैपिटल T। मीन्स यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, मीन्स इसका मीनिंग हुआ, अगर आप इसको नीचे वाले जो भी रिस्पॉन्स को, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स। उसी तरह जब आप इस क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, स्टेप रिस्पॉन्स। क्लियर? मीन्स मैंने यही तो अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही आपको एक्सप्लेन किया था, कहाँ गया, कि जब यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स होगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट पे, तो मुझे क्या मिलेगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स।
यूनिट रैंप रिस्पॉन्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट पे तो मुझे क्या मिलेगा, स्टेप रिस्पॉन्स, और इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इम्पल्स रैंप रिस्पॉन्स। क्लियर? तो वही तो मेरे पास ये रिस्पॉन्सेज हैं, तो उन्हीं को मैं एक रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मीन्स अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो मुझे स्टेप रिस्पॉन्स को डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला, इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर मैं रैंप रिस्पॉन्स को डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, रैंप रिस्पॉन्स को डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, स्टेप रिस्पॉन्स। क्लियर? तो उसी तरह डिफ्रेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। क्लियर? तो इंटीग्रेशन वाला भी यहाँ पे मीन्स अगर जो ऊपर क्वांटिटी लिखी है उसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसको मैं इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे स्टेप रिस्पॉन्स मिलेगा। स्टेप रिस्पॉन्स को इंटीग्रेट आप करोगे तो क्या मिलेगा, रैंप रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एक तरह से कंक्लूजन निकल गया, अगर मुझे सिर्फ इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है तो मैं इसको इंटीग्रेट करके अदर टू रिस्पॉन्स फाइंड कर सकता था, मुझे इतना वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्लियर? डायरेक्टली फाइंड कर सकता था। बट हमने दोनों चीज़ों को देख लिया। अगर मेरे पास अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स रैंप रिस्पॉन्स गिवन हो तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्टेप रिस्पॉन्स मिल जाएगा, स्टेप रिस्पॉन्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इम्पल्स। और सिमिलरली इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या, इम्पल्स को इंटीग्रेट कीजिए तो यहाँ से आपको अगर इम्पल्स से स्टेप जाना हो, स्टेप रिस्पॉन्स से रैंप रिस्पॉन्स जाना, तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। ये आपको याद रखने। अगर आपको रैंप से स्टेप जाना हो तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, और स्टेप से इम्पल्स जाना हो तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट। मैं बार बार इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसी कंसेप्ट पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है? तो इम्पल्स रिस्पॉन्स ये हो गया। क्लियर? ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पे एक पॉइंट था जो शायद मेरे माइंड से स्किप कर गया था, सिस्टम के बारे में। देखिए क्या है, ये मेरा सिस्टम है। इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये मेरा सिस्टम है और इसका इनपुट मैंने डेल्टी रखा। इनपुट क्या है, डेल्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और ये मेरा आउटपुट है, इसको मैंने वाई टी रखा। ठीक है? और मेरा सिस्टम है एच टी। डेल्टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1। एच टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एच एस। वाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वाई एस, वाई एस। यही होगा। अब मैंने क्या कहता, वाई एस क्या होता है, जो इनपुट होगा और जो सिस्टम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो भी वैल्यू होगी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मीन्स एच एस मल्टीप्लाई विथ 1 मीन्स एच एस। क्लियर? अब देखिए एक्चुअल वाई है क्या, वाई है मेरा, वाई को क्या कहेंगे, वाई सिंस इनपुट में इम्पल्स सिग्नल दिया तो वाई को क्या कहेंगे हम, इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको क्या कहेंगे, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्लियर? और एक्चुअल एच एस क्या है, एच एस मेरा, एच एस होता क्या है, एच एस क्या होता है, सिग्नल सिस्टम में पढ़ा था, वाई एस ओवर एक्स एस, या जो भी इनपुट है उसका लाप्लास, राइट, वाई एस ओवर आर एस भी लिख सकते हैं। एच एस इक्वल टू वाई एस ओवर आर एस इज द इनपुट अगर होगा तो यही तो होता है। मीन्स एच एस क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या है, सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, इस कंसेप्ट को समझिएगा, काफी ज्यादा इस पे न्यूमेरिकल मिलेंगे। सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। इससे मेरा क्या कंक्लूजन मिला कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है दैट इज इक्वल टू इम्पल्स रिस्पॉन्स इन इम्पल्स, इसको रेड से इम्पल्स रिस्पॉन्स इन एस डोमेन। इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है तो इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो ये एक्चुअल क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। इसको मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्लियर? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो यहां से कंक्लूजन मेरा क्या मिला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। मीन्स अगर सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो
तो दैट अगर कोई कहा जाए सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास क्या है 1/s+1, ये HS गिवन है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स मुझे पूछा जाए तो कोई बात नहीं, हम यही मेरा इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, बस इसका हमें इनवर्स ले लेना e⁻t, यही मेरा इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। क्योंकि हमारे पास क्या है, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अगर है तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इक्वल टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्लियर, ये समझ में आ गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स मींस अगर मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, लाइक आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा एग्जाम में कि क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा कि इफ, क्वेश्चन देखिए किस तरह से होगा, इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम is given as e⁻ at plus e⁻ bt. Find the transfer function of system. ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, सिस्टम का क्या गिवन है, इम्पल्स रिस्पॉन्स मीन्स हमारा सिस्टम का yt गिवन है जब मेरा इनपुट क्या होगा del t, वो मेरे पास गिवन है e⁻ at प्लस e⁻ bt। क्वेश्चन तो ये समझ में है, मीन्स सिस्टम का मेरा इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है। अभी मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन किया था, इम्पल्स रिस्पॉन्स मीन्स क्या, सिस्टम का मुझे आउटपुट गिवन है जब इनपुट में क्या है del t, यही तो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, राइट। अब मुझसे पूछा गया सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, HS मीन्स ys ओवर इनपुट एक्सेस। क्लियर, तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर, मैंने क्या देखा कि अगर मेरा y जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, दैट इज इक्वल टू द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। क्लियर, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ys फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करेंगे, ys क्या होगा 1/s + a 1/s + b, इसको मैं सॉल्व कर लेंगे, राइट। यही मेरा ys इक्वल टू क्या होगा, ys इक्वल टू hs, और यही मेरा hs की वैल्यू हो गई s + a × s + b, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन हो गया। क्लियर, और सिमिलरली इसी कंसेप्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ys इक्वल टू, अगर आपको मैथमेटिक्स में लिखा हो ys इक्वल टू hs, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, दोनों तरफ लाप्लास इनवर्स ले लो आप, yt इक्वल टू ht, मीन्स जो मेरा सिस्टम है उसकी वैल्यू भी गिवन है, ht की वैल्यू गिवन है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि yt की वैल्यू गिवन है जब इनपुट की वैल्यू del t हो, या ये ht की वैल्यू गिवन है। क्लियर, दोनों कंसेप्ट समझ में आया ये। तो आपको हमेशा ये मिलेगा लाप्लास की प्रूफ कीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है कि आप प्रूफ कीजिए कि सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट इज इक्वल टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। सेम कंसेप्ट है, हमारे पास सिस्टम है, del t आप इनपुट में दीजिएगा तो आपके पास आउटपुट मिलेगा, और इसे मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यही तक, और नेक्स्ट क्लास में मैंने कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, 3 लेक्चर में तो पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा था आपको कि जो ये सिस्टम इनपुट तो मैंने देख लिया, इम्पल्स हो सकता है, स्टेप हो सकता है, रैंप हो सकता है, आउटपुट इसी तरह इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स और रैंप रिस्पॉन्स हो सकते हैं। क्लियर, और ये मैंने तीनों डिस्कस कर लिया यहाँ पे, और सिस्टम मैंने क्या कंसिडर किया था यहाँ पे, ऑर्डर 1। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डर 2, टाइप 1 ऑर्डर 2 सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद एरर एक सब टॉपिक होता है कि एरर क्या होता है। तो एरर का एक मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक आप ओवरव्यू टाइप से हमने दिया कि एरर क्या होता है, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस। बस आपको एरर, अभी तक आपको एरर में क्या याद रखने हैं कि जो भी सिस्टम का एरर होगा वो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस होता है। इनपुट की वैल्यू रखिए, आउटपुट की वैल्यू रखिए। क्लियर, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसे सॉल्व करेंगे बाकी पार्ट को।